है। आज जिंदगी में मेरे पास जो कुछ है वह सब उसी फिलॉसफी से मिला है। मैं यहाँ जिन दौलतों के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आपको भी इस फिलॉसफी को अपनाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। इस फिलॉसफी के सिद्धांतों को विस्तार से बताने से पहले मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अब तक इसकी बदौलत दुनिया भर के लोगों को कितना लाभ हुआ है। इसका अनुवाद 4 भारतीय भाषाओं में हो चुका है और यह भारत के लगभग 20 लाख लोगों के लिए उपलब्ध हो चुकी है। इसका अनुवाद पुर्तगाली भाषा में हो चुका है, जिससे ब्राजील में यह 15 लाख लोगों की सेवा कर चुकी है। ब्रिटिश साम्राज्य में इसका एक विशेष संस्करण प्रकाशित हुआ है, जहां यह 20 लाख से ज्यादा लोगों को अमेरिकी राह दिखा चुकी है। इसने अमेरिका के हर शहर, कस्बे और गांव में लगभग 2 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया है। चूंकि यह फिलॉसफी किसी धर्म पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके माध्यम से दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना स्थापित की जा सकती है। इसमें मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में स्थायी सफलता और रचनात्मक उपलब्धियां पाने के सिद्धांत हैं। यह सभी धर्मों का समर्थन तो करती है, लेकिन किसी का भी हिस्सा नहीं है। यह इतनी सर्वव्यापी है कि यह अनिवार्य रूप से सभी लोगों को हर क्षेत्र में सफलता की तरफ बढ़ाती है। लेकिन आपके लिए इस प्रमाण से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फिलॉसफी इतनी आसान है कि आप इस पर अमल करना अभी शुरू कर सकते हैं। आप इस समय जहां खड़े हैं वहीं से शुरू कर दें। इसमें कोई शक नहीं है कि यह आपकी मदद करेगी। ये 17 सिद्धांत एक विश्वसनीय नक्शे के रूप में आपकी सेवा करेंगे और आपको दौलत के स्रोत तक पहुंचाएंगे, चाहे वह दौलत भौतिक हो या अमूर्त। अगर आप नक्शे के मुताबिक चलेंगे तो आप रास्ता भटक ही नहीं सकते हैं। बहरहाल, इसमें दिए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए कमर कस लें। प्रचुर दौलत का स्वामी बनने के बाद आने वाली जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहें। और सबसे बड़ी बात यह याद रखें कि स्थायी समृद्धि दूसरों के साथ बांटना चाहिए, और यह भी कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकाना होगी। अमीरी की चाबी इन 17 सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत में नहीं छिपी है। इसका रहस्य तो इन सब के तालमेल में है। दरअसल ये सिद्धांत तो 17 दरवाजे हैं, जिनसे होकर गुजरने के बाद ही आप उस अंदर वाले दरवाजे तक पहुंच पाएंगे जिसमें समस्त दौलत का स्रोत ताले में बंद है। अमीरी की चाबी उस ताले को खोल देगी। जब आप चाबी पाने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे तो यह अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। आपकी तैयारी का संबंध इन 17 सिद्धांतों में से पहले 5 सिद्धांतों को समझने और उन पर अमल करने से है। मैं कल आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अमीरी की चाबी आपके हाथ में। अध्याय 4, निश्चित लक्ष्य। HindiAudiobook.com। रात भर सोने के बाद श्रोता सुबह हाल में अपनी अपनी जगह पर वापस लौट आए। बहुत से श्रोता थके हुए लग रहे थे, क्योंकि वे रात भर पिछले दिन बताई गई बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ श्रोताओं ने अपनी जिंदगी का विश्लेषण करके देखा कि वे इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कुछ मुस्कुराए जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें अतीत में जो सफलताएं मिली है वे वक्ता की बताई आदतों की वजह से ही मिली है। इन सिद्धांतों को सीखकर ज्यादातर लोग रोमांचित और खुश थे। उन्होंने इस तरह के सेमिनार की कल्पना भी नहीं की थी और वे इसमें शामिल होने को अपनी खुशकिस्मती मान रहे थे। ठीक 9 बजे वक्ता मंच के पीछे से प्रकट हुआ। वह शांत और आत्मविश्वास से पूर्ण लग रहा था। उसकी शर्ट पर छोटा माइक्रोफोन लगा हुआ था, इसलिए वह मंच की सीढ़ियों तक आकर श्रोताओं के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। यह जानना बहुत लाभदायक होगा कि जीवन के हर क्षेत्र और इतिहास के हर युग में महान लीडर्स ने जो सफलता हासिल की है, उसका कारण यह है कि उन्होंने किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल किया। यह जानने से भी हमें फायदा होगा कि असफल लोगों का इस प्रकार का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। वे उसी तरह इधर उधर भटकते हैं जिस तरह बिना पतवार का जहाज भटकता है। इसी वजह से वे हमेशा खाली हाथ वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इनमें से कुछ असफल लोग
एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य के साथ यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन जब उन्हें राह में अस्थायी पराजय या बड़ी बाधा मिलती है तो वे उसी पल उस लक्ष्य का पीछा करना छोड़ देते हैं। वे हार मान लेते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि सफलता की एक फिलॉसफी है। वे यह भी नहीं जानते हैं कि अस्थायी पराजय सिर्फ एक इम्तिहान है, जिसे अगर अंतिम परिणाम न माना जाए तो यह छिपा हुआ वरदान साबित हो सकती है। यह मानव जाति का दुर्भाग्य है कि 100 में से 98 लोग किसी निश्चित बड़े लक्ष्य के बिना ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। एंड्रयू कार्नेगी इस दुखद सच्चाई को जानते थे, इसलिए उन्होंने मन में 500 महान अमेरिकी उद्योगपतियों के सहयोग से व्यक्तिगत सफलता की इस फिलॉसफी को संकलित करने की प्रेरणा जागी। कार्नेगी अपने जिन कर्मचारियों को सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन देने के बारे में विचार करते थे, उनके वे 2 इम्तिहान लेते थे। पहले इम्तिहान में तो वे यह देखते थे कि कर्मचारी किस हद तक 1 मील ज्यादा आगे जाने के इच्छुक है। दूसरे इम्तिहान में वे यह पता लगाते थे कि कर्मचारियों का मस्तिष्क किसी निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित है या नहीं, और वे उस लक्ष्य को पाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। उनके एक कर्मचारी चार्ल्स एम स्वाब ने यह बताया था, जब मैंने कार्नेगी से अपने पहले प्रमोशन के बारे में बात की तो वे मुस्कुराकर बोले, अगर तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो मैं तुम्हें उसे पाने से रोक ही नहीं सकता हूं। जो लोग निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ एक अनूठी घटना यह होती है कि दुनिया उन्हें रास्ता देने के लिए अलग हट जाती है, यहां तक कि लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद भी करती है। इस फिलॉसफी के पीछे एक नाटकीय कहानी है। इससे यह पता चलता है कि एंड्रयू कार्नेगी निश्चित लक्ष्य को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने एक महान स्टील कंपनी बनाई और ढेर सारी दौलत इकट्ठी की। फिर उनका ध्यान इस दौलत के इस्तेमाल की ओर गया। वे जानते थे कि उनके पास ज्ञान की जो दौलत थी वह उनकी भौतिक दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ज्ञान की दौलत और मानवीय संबंधों की समझ की बदौलत ही उन्हें भौतिक दौलत मिली थी। यह समझने के बाद उनका प्रमुख लक्ष्य यह बन गया कि वे इस फिलॉसफी को विकसित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करेंगे जो उनके ज्ञान को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। उनकी उम्र ढलान पर थी। वे जानते थे कि इस काम के लिए किसी ऐसे युवक की जरूरत होगी जो 20 साल तक मेहनत करने का इच्छुक हो। वे जानते थे कि सफलता के कारणों पर शोध करने में समय भी लगेगा और यह काम इतना मुश्किल है कि इसमें प्रबल इच्छा की भी जरूरत होगी। कार्नेगी ने अपने 250 संभावित सहयोगियों का इंटरव्यू लिया, लेकिन उनमें से कोई भी उनके इम्तिहान में खरा नहीं उतरा। फिर एक दिन संयोग से उन्हें एक ऐसा युवक मिला जो एक मैगजीन के लिए उनकी सफलताओं के बारे में इंटरव्यू लेने आया था। कार्नेगी को मानवीय स्वभाव की पैनी समझ थी। वे तत्काल समझ गए कि इस युवक में वे गुण हो सकते हैं जिनकी उन्हें इतने लंबे समय से तलाश थी। इसलिए उन्होंने उसका इम्तिहान लेने के लिए एक चतुराई भरी योजना बनाई। उन्होंने उस युवक को अपनी सफलताओं की कहानी बताना शुरू की। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया को व्यक्तिगत सफलता की एक व्यावहारिक फिलॉसफी की जरूरत है, ताकि गरीब से गरीब मजदूर भी दौलत कमाने के लिए स्वतंत्र हो जाए, जितनी वह चाहे और जिस रूप में वह चाहे। 3 दिन और 3 रात तक उन्होंने अपने विचार को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस तरह की फिलॉसफी को आकार देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। कहानी खत्म होने के बाद कार्नेगी ने उस युवक का इम्तिहान लिया। वे यह तय करना चाहते थे कि उन्हें सही व्यक्ति मिला है या नहीं, और फिलॉसफी को मूर्त रूप देने के इस मुश्किल काम के लिए इस युवक पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें इस फिलॉसफी का अपना विचार बता दिया है और मैं तुमसे इस बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। सवाल यह है, अगर मैं तुम्हें व्यक्तिगत सफलता की दुनिया की पहली फिलॉसफी विकसित करने का अवसर दूं और उन लोगों से तुम्हारा परिचय करवाऊं जो इसे विकसित करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं और करेंगे, तो क्या तुम इस अवसर का लाभ उठाना चाहोगे? क्या तुम इस काम को पूरा करोगे? युवक ने अपना गला साफ किया। वह थोड़ा हकलाया। फिर उसने एक छोटा सा वाक्य कहा। इस वाक्य से उसे पूरी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर मिल गया। उसने कहा, हाँ, मैं न सिर्फ उस काम को लूंगा बल्कि उसे पूरा भी करूंगा।
इस जवाब में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यह निश्चित था, कार्नेगी को इस चीज की ही तलाश थी, निश्चित लक्ष्य है। कई साल बाद इस युवक को यह पता चला कि सवाल पूछते समय कार्नेगी के हाथ में एक स्टॉप वॉच थी। उन्होंने जवाब के ठीक 60 सेकंड तय किए थे। अगर युवक को जवाब देने में इससे ज्यादा समय लगता तो वे उसे अवसर नहीं देते। युवक को जवाब देने में सिर्फ 29 सेकंड का समय लगा था। कार्नेगी ने समय सीमा निर्धारित करने का कारण बताते हुए कहा, मेरा अनुभव है कि सभी आवश्यक तथ्य होने के बावजूद जो व्यक्ति तत्काल निर्णय नहीं ले पाता है, उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वह अपने निर्णय पर पूरी तरह अमल करेगा। मैंने यह भी सीखा है कि जो लोग तत्काल निर्णय लेते हैं, आमतौर पर उनमें विषम परिस्थितियों में भी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। वह युवक कार्नेगी के पहले इम्तिहान में सफल हो गया था, लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी था। कार्नेगी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम में यह महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन जिस फिलॉसफी के बारे में मैंने बताया है उसे विकसित करने वाले व्यक्ति में 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है। अब मैं यह पता लगाऊंगा कि तुम में दूसरा गुण है या नहीं। अगर मैं तुम्हें इस फिलॉसफी को गढ़ने का अवसर दूं, तो क्या तुम सफलता और असफलता के कारणों पर शोध करने के लिए 20 साल तक मेहनत करना चाहोगे? इसका मतलब यह है कि इसके लिए तुम्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा और तुम्हें दूसरे स्रोतों से अपना खर्च चलाना होगा। यह सुनकर वह युवक सन्न रह गया। वह सोच रहा था कि चूंकि कार्नेगी उसे इतने महत्वपूर्ण काम के लिए चुन रहे थे, इसलिए वे उसे अपनी प्रचुर दौलत में से उचित पारिश्रमिक भी देंगे। बहरहाल वह तत्काल सदमे से उबरा और उसने कार्नेगी से पूछा कि वे इतने महत्वपूर्ण काम का पारिश्रमिक क्यों नहीं देना चाहते हैं। कार्नेगी ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है कि मैं पारिश्रमिक नहीं देना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम में यह गुण है कि तुम सेवा करते समय पारिश्रमिक की आशा किए बिना 1 मील ज्यादा आगे तक जा सकते हो। फिर उन्होंने समझाया कि जिंदगी के हर क्षेत्र में ज्यादा सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिली है जिनकी यह आदत थी कि उन्हें जितना पारिश्रमिक मिलता था वे उससे ज्यादा सेवा करते थे। उन्होंने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि सब्सिडी या आर्थिक अनुदान देने से, चाहे यह व्यक्तियों को दी जाए या संस्थाओं को, अक्सर फायदे के बजाय नुकसान होता है। उन्होंने युवक को याद दिलाया कि वे उसे एक ऐसा अवसर दे रहे हैं जो उन्होंने 250 दूसरे लोगों को नहीं दिया था, जिनमें से कुछ तो उससे ज्यादा बड़े और अनुभवी थे। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं तुम्हें जो अवसर दे रहा हूं, अगर तुम उसका पूरा फायदा उठाते हो तो संभव है तुम्हें इतनी दौलत मिल जाए कि उसकी तुलना में मेरी आर्थिक दौलत बोनी दिखने लगे। इसका कारण यह है कि इस अवसर की बदौलत तुम इस देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों के संपर्क में आओगे। तुम दुनिया के महानतम उद्योगपतियों के अनुभवों से लाभ उठाओगे। इससे तुम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकोगे। इस तरह तुम उन लोगों को भी समृद्ध करोगे जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। और इस तरह उस युवक को वह काम सौंप दिया गया। कार्नेगी को वह व्यक्ति मिल गया था जिसे वे काफी समय से तलाश रहे थे, और वह युवक निश्चित लक्ष्य और 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की इच्छा के बारे में पहला सबक सीख चुका था। 20 साल बाद कार्नेगी की वह फिलॉसफी पूरी हुई जिसे उन्होंने अपनी भौतिक दौलत से भी बड़ी दौलत कहा था। इसे 8 खंडों में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। कुछ लोग पूछेंगे, और उस व्यक्ति को क्या मिला जिसने पारिश्रमिक लिए बिना अपना 20 साल का समय लगाया? उसे उसकी मेहनत के बदले में क्या मिला? इस सवाल का पूरा जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद नहीं जानता है कि उसे मिलने वाले लाभों का कुल मूल्य क्या है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ लाभ तो ऐसे हैं कि वे जिंदगी भर उसकी मदद करते रहेंगे। लेकिन जो लोग दौलत को सिर्फ भौतिक तराजू में ही तोलते हैं, उनके संतोष के लिए इतना बताया जा सकता है कि उस युवक द्वारा लिखी गई पुस्तक से अब तक उसे $30 लाख से ज्यादा का लाभ हो चुका है। यह 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करने से संभव हुआ। यह सिद्धांतों के ज्ञान की वजह से संभव हुआ। पुस्तक को लिखने में सिर्फ 4 सप्ताह का ही समय लगा था। निश्चित लक्ष्य और 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत मिलकर इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि वे सबसे कल्पनाशील लोगों की कल्पना को भी हिला देते हैं।
हालांकि ये व्यक्तिगत सफलता के 17 सिद्धांतों में से सिर्फ 2 ही सिद्धांत हैं। मैं इन दोनों सिद्धांतों को एक खास उद्देश्य से एक साथ बता रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस फिलॉसफी के सिद्धांत आपस में जंजीर की कड़ियों की तरह गुंथे हुए हैं और इनके समन्वय से जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनमें से किसी अकेले सिद्धांत से उत्पन्न नहीं हो सकती। अब हम निश्चित लक्ष्य की शक्ति का विश्लेषण करेंगे और उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी जिनसे यह शक्ति उत्पन्न होती है। पहली अवधारणा, हर व्यक्तिगत सफलता का शुरुआती बिंदु यह है कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए और उसे पाने की एक निश्चित योजना हो। दूसरी अवधारणा, हर सफलता किसी उद्देश्य या उद्देश्यों का परिणाम होती है और इंसान 9 मूलभूत उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम करता है। इन उद्देश्यों को अध्याय 2 में बताया जा चुका है। तीसरी अवधारणा, जिस विचार, योजना या लक्ष्य को मस्तिष्क में प्रखरता से रखा जाता है, लगातार दोहराया जाता है और जिसे पाने की प्रबल इच्छा होती है, मस्तिष्क का अवचेतन हिस्सा उसी के अनुरूप काम करता है। अवचेतन मस्तिष्क उपलब्ध साधनों के माध्यम से उस विचार, योजना या लक्ष्य को उसे तार्किक परिणाम तक पहुंचाता है। चौथी अवधारणा, अगर किसी प्रबल इच्छा, योजना या लक्ष्य को चेतन मस्तिष्क में रखा जाए और उसकी सफलता पर पूरी आस्था हो तो अवचेतन मस्तिष्क उसे तत्काल ग्रहण कर लेता है और उस पर काम करने लगता है। ऐसा कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है कि इस तरह की इच्छा कभी पूरी न हुई हो। पांचवी अवधारणा, विचार की शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। इस तथ्य को जानने के बाद इंसान के मस्तिष्क और असीम बुद्धि के बीच करीबी संबंध बनाने की आवश्यकता स्पष्ट होती है, जो आस्था द्वारा संभव है। छठी अवधारणा, दिए गए निर्देशों का पालन करके आस्था की मदद से अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा जा सकता है, जैसे यह कोई व्यक्ति हो या अपने आप में अलग हस्ती हो। सातवीं अवधारणा, निश्चित लक्ष्य के पीछे जब पूर्ण आस्था होती है तो यह बुद्धिमत्ता का रूप ले लेती है और इस पर अमल करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। निश्चित लक्ष्य बनाने से आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत पहल, कल्पनाशीलता, उत्साह, आत्म अनुशासन और प्रयास के प्रति एकाग्रता विकसित होती है। ये सब भौतिक सफलता पाने की आवश्यक शर्तें हैं। इससे व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है और अपने दैनिक प्रयासों की योजना बनाता है ताकि वह जिंदगी के बड़े लक्ष्यों की तरफ लगातार बढ़ सके। इससे व्यक्ति अपने प्रमुख लक्ष्य से संबंधित अवसरों को पहचानने के बारे में ज्यादा सजग रहता है और जब वे अवसर सामने आते हैं तो उन पर काम करने के लिए आवश्यक साहस भी इसी से मिलता है। यह दूसरे लोगों से सहयोग लेने की प्रेरणा देता है। यह मस्तिष्क को सकारात्मक बनाता है और उसे डर, शंका व अनिर्णय की सीमाओं से मुक्त करता है। इस तरह यह आस्था के पूर्ण प्रयोग की राह तैयार करता है। यह व्यक्ति को सफलता की चेतना प्रदान करता है जिसके बिना किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। यह टालमटोल की विनाशकारी आदत को खत्म करता है। अंत में यह बाहर दौलतों में से पहली दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नजरिए के विकास व संरक्षण की तरफ ले जाता है। ये निश्चित लक्ष्य के प्रमुख गुण हैं, हालांकि इसके कई अन्य गुण और प्रयोग भी है। यह बाहर दौलतों में से हर एक से जुड़ा है क्योंकि दौलत तभी मिलती है जब सिर्फ एक लक्ष्य हो। निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत की तुलना बाहर दौलतों से एक एक करके करें। आप पाएंगे कि इनमें से हर एक को पाने के लिए निश्चित लक्ष्य अनिवार्य है। फिर इस देश के सफल लोगों की सूची बनाएं। आप पाएंगे कि उन सभी ने अपनी कोशिशों को किसी खास बड़े लक्ष्य पर केंद्रित किया था। वाल्ट डिज्नी ने कार्टून के एक चूहे पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और संपत्ति गिरवी रख दी थी। ओपरा विनफ्री, जो बचपन में गरीब थी, अपने बोलने की योग्यता की बदौलत अमेरिका की नंबर 1 टॉक शो होस्टेस बन गई थी। हर ओलंपिक खिलाड़ी एक बड़े लक्ष्य पर काम करते हुए प्रशिक्षण लेता है। फ्लोरेंस ग्रिफिथ जाइनर, मैरी लाउ रेटन, ग्रेग लाउगेनेस, बिल हेवंस और 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराक मार्क स्पीटर्स के अद्भुत रिकॉर्ड के बारे में सोचें। इस सूची को इतना बढ़ाया जा सकता है कि इसमें हर उस महान अमेरिकी खिलाड़ी का नाम शामिल हो जाए जिसने अमेरिकी जीवन शैली को स्थापित करने में योगदान दिया
और हमें लाभ पहुंचाया। निश्चित प्रमुख लक्ष्य के विकास की प्रक्रिया आसान लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर आप इन कदमों का अनुसरण करेंगे तो आप अपनी कोशिशों के पुरस्कार की फसल काटना शुरू कर देंगे। पहला, अपनी जिंदगी के प्रमुख लक्ष्य का पूर्ण, स्पष्ट और निश्चित वर्णन लिख लें। इस पर हस्ताक्षर करें और इसे याद कर लें। फिर हर दिन कम से कम एक बार इसे जोर से दोहराएं। संभव हो तो इससे ज्यादा बार दोहराएं। इसे बार बार दोहराएं और इस तरह असीम बुद्धि में अपनी पूरी आस्था रख दें। दूसरा, एक स्पष्ट, निश्चित योजना लिख लें जिसके द्वारा आप अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इस योजना में यह लिखें कि आप अपने लक्ष्य को किस समय सीमा में हासिल कर लेंगे। फिर यह तय करें कि आप इस लक्ष्य को पाने के बदले में क्या देना चाहते हैं। यह याद रखें कि कुछ दिए बिना कुछ नहीं मिलता है और हर चीज की एक कीमत होती है जो पहले चुकाना पड़ती है, चाहे यह किसी भी रूप में चुकाना पड़े। तीसरा, अपनी योजना इतनी लचीली बनाएं कि जब आपको उसमें बदलाव करने की प्रेरणा मिले तो आप ऐसा कर सकें। याद रखें कि हर पदार्थ और हर सजीव या निर्जीव चीज में काम करने वाली असीम बुद्धि आपको ऐसी योजना सुझा सकती है जो आपकी बनाई किसी भी योजना से ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए असीम बुद्धि द्वारा मस्तिष्क को सुझाई गई ज्यादा अच्छी योजना को पहचानने और उसका अनुसरण करने के लिए हर समय तैयार रहें। चौथा, अपने प्रमुख लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें। उन्हें सिर्फ तभी व्यक्त करें जब आपको मास्टरमाइंड सिद्धांत के वर्णन में बताए गए तरीके से योजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्देश मिलें। यह मानने की गलती न करें कि चूंकि आप इन निर्देशों को नहीं समझ पाए इसलिए यहां बताए गए सिद्धांत दमदार नहीं है। निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, पूरी आस्था से उनका पालन करें और याद रखें कि ऐसा करते समय आप इस देश के कई महान लीडर्स का अनुसरण कर रहे हैं। इन निर्देशों पर चलने के लिए आपको कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी है जिसे आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। इनमें ज्यादा समय या योग्यता की भी जरूरत नहीं है। इन निर्देशों का पालन करने के लिए ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है जिसे आम आदमी न कर सकता हो। इसी समय फैसला करें कि आप जिंदगी से क्या पाना चाहते हैं और बदले में क्या देना चाहते हैं। फैसला करें कि आप कहां जा रहे हैं और वहां कैसे पहुंचेंगे। फिर आप इस समय जहां हैं वहीं से चलना शुरू कर दें। आपके पास इस समय अपने लक्ष्य तक पहुंचने के जो भी साधन हो उन्हीं से आप काम शुरू कर दें। आप पाएंगे कि आप जिस हद तक इनका इस्तेमाल करेंगे उसी हद तक आपको दूसरे और बेहतर साधन मिलते जाएंगे। यह उन सब लोगों का अनुभव है जिन्हें दुनिया सफल मानती है। उनमें से ज्यादातर गरीब परिवार में जन्मे थे। उन्हें किसी से मदद नहीं मिली। उन्हें सिर्फ निश्चित लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा से मदद मिली। इस तरह की प्रबल इच्छा में जादू होता है। जल्दी ही आप एक ऐसे सिद्धांत के बारे में सीखेंगे जो हर महान सफलता की कुंजी है। हमारी अमेरिकी जीवन शैली है, हमारा पूंजीवाद तंत्र है, हमारी दौलत और स्वतंत्रता इसी सिद्धांत की बदौलत है। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। सफलता की तरफ ले जाने वाले विचार निश्चित लक्ष्य से शुरू होते हैं। जब लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि विचार ही ऐसी संपत्ति है जिसका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है, यह भी उतना ही सच है कि विचार ही समस्त उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है। विचार भाग्य की नींव और आविष्कारों का स्रोत है। विचारों ने वायु पर विजय पाली है, उन्होंने समुद्र के पानी पर विजय पाली है। उन्हीं की बदौलत हम पारलौकिक ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क से टेलीपैथी के माध्यम से संपर्क कर सकता है। रिकॉर्ड प्लेयर और कुछ नहीं है बल्कि अमूर्त विचार था जब तक कि एडिसन ने इसके आविष्कार को अपना निश्चित लक्ष्य नहीं बनाया। फिर जब एडिसन ने इस विचार को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाया तो यह असीम बुद्धि के विशाल भंडार तक पहुंचा। वहां से एक उपयोगी योजना एडिसन के मस्तिष्क में आई। इस उपयोगी योजना पर अमल करके एडिसन ने एक उपयोगी मशीन बना दी। व्यक्तिगत सफलता की यह फिलॉसफी एंड्रयू कार्नेगी के मस्तिष्क में विचार के रूप में शुरू हुई। उन्होंने अपने विचार के पीछे निश्चित लक्ष्य रखा और अब यह फिलॉसफी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। जिस विचार को मन में रखा जाता है, जिस पर जोर दिया जाता है, जिससे डरा जाता है या जिसकी आराधना की जाती है,
वह तत्काल सबसे आसान और उचित रूप में साकार हो जाता है। लोग जिस चीज पर विश्वास करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं और जिससे डरते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसा निश्चित रूप से होता है। जो लोग गरीबी और दुख की जंजीरों से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इस महान सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हर व्यक्ति और हर देश पर लागू होता है। चेतन मस्तिष्क के विचार, योजनाएं, आशाएं और लक्ष्य एक सिद्धांत द्वारा अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचने का रास्ता खोज लेते हैं। वहां पहुंचने के बाद अवचेतन मस्तिष्क उन पर काम करता है और उन्हें उनके तार्किक परिणाम तक पहुंचाता है। यह एक प्राकृतिक नियम के कारण होता है, जिसका वर्णन मैं बाद में करूंगा। इस सिद्धांत को पहचानने और समझने के बाद हम इस बात को भी समझ जाएंगे कि हर सफलता की शुरुआत निश्चित लक्ष्य से क्यों होती है। अगर विचार के पीछे भावनात्मक तीव्रता हो तो उसे चेतन से अवचेतन तक ज्यादा जल्दी पहुंचाया जा सकता है। इस गति को बढ़ाने के लिए या विचारों को प्रेरित करने के लिए आस्था, डर या अन्य किसी प्रबल भाव जैसे उत्साह या निश्चित लक्ष्य की प्रबल इच्छा का सहारा लिया जा सकता है। जिन विचारों पर आस्था होती है वे अवचेतन मस्तिष्क तक सबसे जल्दी पहुंचते हैं और उन पर अमल भी तत्काल होता है। आस्था की शक्ति इतनी तेजी से काम करती है कि उसे देखकर कई लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि कुछ चीजें चमत्कार की श्रेणी में आती हैं। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक चमत्कार जैसी किसी चीज में विश्वास नहीं करते हैं। उनका दावा है कि हर घटना किसी निश्चित कारण का परिणाम होती है, भले ही कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता हो। चाहे जो हो, हम यह सच्चाई जानते हैं कि जो व्यक्ति आस्था के माध्यम से अपने मस्तिष्क को खुद की लादी हुई सीमाओं से मुक्त कर लेता है, उसे आमतौर पर जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, चाहे वे समस्याएं किसी भी तरह की क्यों न हो। मनोवैज्ञानिक यह भी जान चुके हैं कि हालांकि असीम बुद्धि अपने आप उलझनों को नहीं सुलझाती है, लेकिन यह पूरी आस्था के साथ अवचेतन मन में रखे किसी भी निश्चित विचार, लक्ष्य, उद्देश्य या इच्छा को उसके तार्किक परिणाम तक पहुंचा देती है। यह जान लें कि असीम बुद्धि कभी भी अपने पास आने वाले किसी विचार को संशोधित नहीं करती है, बदलती नहीं है या उसमें हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती है। इसके अलावा यह कमजोर इच्छा, अनिश्चित विचार या अनिश्चित लक्ष्य पर कभी काम नहीं करती है। यह सच्चाई अगर आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए तो आपको कम कोशिश से अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलेगी। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने के लिए जितनी कोशिश करते हैं, आपको उन्हें सुलझाने के लिए उससे कम कोशिश करना पड़ेगी। तथाकथित अक्षमात आभास अक्सर असीम बुद्धि का इशारा होते हैं। उनसे यह पता चलता है कि असीम बुद्धि चेतन मस्तिष्क तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ये अकस्मात आभास आमतौर पर आपके अवचेतन मस्तिष्क में रखे किसी विचार, योजना, लक्ष्य, इच्छा या डर की प्रतिक्रिया स्वरूप आते हैं। हमें अकस्मात आभासों का सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी सावधानी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमें अक्सर बहुत बहुमूल्य जानकारी मिलती है। जब हमारा विचार असीम बुद्धि के भंडार तक पहुंचता है तो उसके बाद ये आभास हमें किसी भी समय हो सकते हैं, कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद। हो सकता है कि इस दौरान व्यक्ति उन विचारों को ही भूल जाए जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वे आभास उसके मस्तिष्क में आए हैं। यह एक गूढ़ विषय है और इसके बारे में समझदार से समझदार व्यक्ति भी बहुत कम जानते हैं। यह विषय सिर्फ साधना और चिंतन से ही स्पष्ट हो सकता है। अगर आप मस्तिष्क की कार्यविधि के सिद्धांत को समझते हैं, जैसे मैंने बताया है, तो आप यह जान जाएंगे कि कई बार साधना से हमें अपेक्षित परिणाम क्यों मिलता है। आप यह भी जान जाएंगे कि कई बार हमें अनचाहा परिणाम क्यों मिलता है। इस तरह का मानसिक नजरिया सिर्फ तैयारी और आत्म अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। इस मानसिक नजरिए का विकास कैसे किया जाए, यह हम इस सेमिनार में बाद में सीखेंगे। यह दुनिया की सबसे गहन सच्चाइयों में से एक है कि सभी लोगों की परिस्थितियां, चाहे वे सामूहिक या व्यक्तिगत विचार की परिस्थितियां हो, उनके विचारों के सांचे के अनुरूप ढल जाती है। सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे सफलता के संदर्भ में सोचने की आदत डाल लेते हैं। निश्चित लक्ष्य मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि व्यक्ति के मन में
असफलता के विचारों के लिए समय या जगह नहीं बचती है और बचना भी नहीं चाहिए। यह भी एक गहन सच्चाई है कि जो व्यक्ति हार गया है और खुद को असफल मानता है, वह अपने मस्तिष्क की पतवार की दिशा बदलकर विपत्ति की हवाओं को उतनी ही सशक्त संपदा में बदल सकता है जो उसे सफलता की ओर ले जाएगी। जैसा एक कवि ने कहा है, एक जहाज पूर्व में जाता है, दूसरा पश्चिम में, जबकि दोनों एक ही हवा से चलते हैं। हवा नहीं बल्कि पतवार यह तय करती है कि जहाज किधर जाएगा। कुछ लोगों को इस बात पर गर्व होता है कि दुनिया उन्हें ठंडे दिमाग वाला और व्यवहारिक कहती है। इन लोगों को निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत का यह विश्लेषण अमूर्त या अव्यवहारिक लग सकता है। दरअसल सचेतन विचार की शक्ति से भी बड़ी एक शक्ति होती है और अक्सर चेतन मस्तिष्क को इसका एहसास नहीं होता है। बड़ी उपलब्धि की इच्छा पर आधारित किसी निश्चित लक्ष्य की सफलता के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना अनिवार्य है। हर व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक सफल या असफल परिस्थिति किसी निश्चित कारण का परिणाम होती है। जीवन की कई परिस्थितियां ऐसे कारणों का परिणाम होती है जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है या हो सकता है। यह स्पष्ट सच्चाई निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। अगर लोगों के जीवन की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो मानसिक नजरिया बदलकर और नए विचारों की आदत डालकर उन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। जिन अमेरिकी उद्योगपतियों ने हमारे औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, उनमें वाल्टर क्राइसलर का नाम बहुत ऊपर आता है। जो भी अमेरिकी युवक शोहरत या दौलत हासिल करना चाहता है, उसे उनकी कहानी से प्रेरणा व आशा लेनी चाहिए। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके व्यक्ति कितना शक्तिशाली बन सकता है। क्राइसलर ने अपना कैरियर साल्ट लेक सिटी, यूटा की एक रेल रोड शॉप में मैकेनिक के रूप में शुरू किया। अपनी बचत से उन्होंने लगभग $4000 जमा किए, जिससे वे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। अच्छी तरह सोच विचार के बाद उन्होंने यह फैसला किया कि ऑटोमोबाइल उद्योग भविष्य में बहुत सफल होगा, इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में जाने का फैसला किया। इस बिजनेस में उनका प्रवेश नाटकीय भी था और अनूठा भी। उनके पहले कदम से ही उनके दोस्त सदमे में आ गए और उनके रिश्तेदार हैरान रह गए। इसका कारण यह था कि क्राइसलर ने अपनी सारी संपत्ति से एक कार खरीद ली। जब कार साल्ट लेक सिटी आई तो उन्होंने अपने दोस्तों को सदमे में डालने वाला एक और काम किया। उन्होंने कार के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। कार के सारे कल पुर्जे खोलकर पूरी दुकान में फैलाने के बाद वे उन्हें फिर से जोड़ने लगे। उन्होंने यह काम इतनी बार किया कि उनके कुछ दोस्तों को लगने लगा कि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ हो गया है। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वे क्राइसलर के लक्ष्य को नहीं समझ पाए थे। दोस्तों ने यह तो देखा कि वे कार के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन वे उस योजना को नहीं देख पाए जो क्राइसलर के मस्तिष्क में थी। दरअसल क्राइसलर अपने मस्तिष्क में कार की चेतना विकसित कर रहे थे। वे उसे निश्चित लक्ष्य से भर रहे थे। वे कार की हर चीज को गौर से देख रहे थे। जब उन्होंने कई बार कार खोलकर जोड़ ली तो वे इसके बारे में सब कुछ जान गए। वे जान गए कि इसकी खूबियां और कमियां क्या है। इस अनुभव से उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जिसमें उनकी खरीदी कार की सारी खूबियां तो थी, लेकिन उसकी कमियां नहीं थी। उन्होंने यह काम इतनी अच्छी तरह से किया कि क्राइसलर कारें बाजार में आते ही पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग में तहलका मच गया। शोहरत और दौलत की उनकी उड़ान तीव्र और निश्चित थी, क्योंकि वे शुरू करने से पहले ही यह जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं और उन्होंने उस यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी। निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने वाले लोग आपको जहां भी दिखें, उन्हें गौर से देखें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि उन्हें दूसरों का मित्रतापूर्वक सहयोग कितनी आसानी से मिलता है। वे बाधाओं को कितनी जल्दी हराते हैं और अपनी मनचाही चीज को कितनी आसानी से हासिल कर लेते हैं। वाल्टर क्राइसलर की सफलता का गहन विश्लेषण करें। इस बात पर गौर करें कि कितने निश्चित तरीके से उन्होंने जिंदगी की बाहरी दौलतें हासिल की और उनका अधिकतम लाभ उठाया। उन्होंने सकारात्मक मानसिक नजरिए की महान दौलत को विकसित करने का यह काम शुरू किया। इससे उन्हें एक उपजाऊ भूमि मिली जिसमें उन्होंने अच्छी कार बनाने के अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के बीज को बोया और उसे अंकुरित किया। फिर एक एक करके उन्होंने बाकी दौलतें भी हासिल की। अच्छी सेहत, मानवीय संबंधों में सामंजस्य, डर से मुक्ति,
उपलब्धि की आशा, आस्था की क्षमता, अपनी नियामतें बांटने की इच्छा, प्रेमपूर्ण परिश्रम, सभी विषयों पर खुली मानसिकता, आत्मानुशासन, लोगों को समझने की क्षमता और अंत में आर्थिक सुरक्षा। वाल्टर क्राइसलर की सफलता के संबंध में एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लिया। शुरुआत में उनके पास कोई खास पूंजी नहीं थी, उनकी शिक्षा भी सीमित थी, उनका कोई दौलतमंद संरक्षक भी नहीं था जो उन्हें बिजनेस में स्थापित करता या उनकी आर्थिक मदद करता। बहरहाल उनके पास एक व्यवहारिक विचार था और शुरू करने की पर्याप्त पहल शक्ति थी। वे जहां थे वहीं से सफलता के शिखर तक पहुंचने की उनकी दृढ़ इच्छा थी। यही वजह है कि उन्हें अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वे सब लगभग चमत्कार से सही समय पर उनके हाथ में आ गई। निश्चित लक्ष्य वाले लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है। मार्था स्टीवर्ट्स स्कूल टीचर मां और फार्मास्यूटिकल सेल्समैन पिता की संतान थी। न्यू जर्सी की जर्सी सिटी में रहने वाली मार्था अपने माता पिता की 6 संतानों में से एक थी। मार्था की आजीवन सफलताओं का सिलसिला हाई स्कूल से ही शुरू हो गया था। वे मॉडल बन गई, जिससे उनकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा निकल गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने और विवाह करने के बाद मार्था ने स्टॉक ब्रोकर बनने का फैसला किया, जो उनके ससुर का व्यवसाय था। उन्होंने छोटा सा निवेश किया, लेकिन जल्दी ही वे इस क्षेत्र में इतनी सफल हो गई कि एक ब्रोकरेज फर्म का ध्यान उनकी तरफ गया और उनका करियर न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि सरपट भागने लगा। कुछ साल तक शेयर बाजार में शेयर खरीदने बेचने के बाद उन्होंने कोई ज्यादा मजेदार काम करने का फैसला किया। उन्होंने कुकिंग की कला सीखी और कैटरिंग बिजनेस शुरू किया। फिर वे अपने रोचक विचारों की पुस्तकें प्रकाशित करने लगी। एक चीज से दूसरी चीज शुरू होती गई और जल्द ही वे दुनिया की एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी की मालकिन बन गई। अंततः वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मार्था स्टीवर्ट ओमनी मीडिया के शेयर बेचने में कामयाब हो गई। जर्सी सिटी के एक साधारण परिवार में पैदा हुई लड़की के लिए यह कोई छोटी सफलता नहीं थी। बहरहाल अब मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। मार्था स्टीवर्ट ने अपना हर लक्ष्य खुद बनाया और उन्होंने अपने प्रयासों तथा योग्यता से ही अपने लक्ष्य हासिल किए। उन्होंने अपनी एक सहेली से कहा था कि वे मशहूर बनना चाहती थी और यह उनका निश्चित लक्ष्य बन गया। जाहिर है अंततः उनका अहम उनके पतन का कारण बना, जिस विषय पर मैं किसी और सत्र में बातचीत करूंगा। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक के प्रकाशन के कुछ समय बाद ही प्रकाशक को डेस माइन्स आयोवा के बुक स्टोर से धड़ाधड़ ऑर्डर मिलने लगे। इन सभी ऑर्डर्स की पुस्तक तत्काल मंगवाई गई। प्रकाशक को समझ में नहीं आया कि उस इलाके में इस पुस्तक की मांग अचानक इतनी क्यों बढ़ गई थी। बहरहाल रहस्य तब खुला जब कई सप्ताह बाद प्रकाशक को सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा सेल्समैन एडवर्ड पी चेज का पत्र मिला। इस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैं आपकी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के प्रति अपनी कृतज्ञता व सराहना व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने इसकी सलाह पर शब्द से अमल किया। इसके परिणाम स्वरूप मेरे मन में एक ऐसा विचार आया जिससे मैंने $20 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी बेच दी। डेस माइन्स में अब तक किसी ने इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं बेची थी। मिस्टर चेज के पत्र का दूसरा वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने इसकी सलाह पर शब्द से अमल किया। वे निश्चित लक्ष्य के साथ उस विचार पर आगे बढ़े और उन्होंने 1 घंटे में इतना धन कमा लिया जितना जीवन बीमा बेचने वाले ज्यादातर सेल्समैन 5 साल की मेहनत से कमा पाते हैं। एक छोटे वाक्य में मिस्टर चेज ने उस बिजनेस सौदे की पूरी कहानी बता दी जिसने उन्हें साधारण जीवन बीमा सेल्समैनों की श्रेणी से ऊपर उठाकर $1 मिलियन राउंड टेबल का सदस्य बना दिया। पुस्तक पढ़ने के दौरान कहीं पर मिस्टर चेज के मस्तिष्क का संपर्क पुस्तक के लेखक के मस्तिष्क से हुआ। इस संपर्क से उनका मस्तिष्क इतने निश्चित और गहन तरीके से तीव्र हुआ कि एक सशक्त विचार पैदा हुआ। वह विचार था इतनी बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी बेचना जिसके बारे में किसी ने भी कभी नहीं सोचा हो। इस तरह की पॉलिसी बेचना उनका तत्कालिक निश्चित प्रमुख लक्ष्य बन गया। वे बिना झिझक या देर के उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय में अपना लक्ष्य पा लिया। जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति निश्चित लक्ष्य से प्रेरित होता है और अपने अस्तित्व की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ
उसकी दिशा में बढ़ता है। वह अनिर्णय की स्थिति में खड़े लोगों को चुनौती दे सकता है और उनसे आगे निकलकर विजय की सीमा रेखा पर पहुंच सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वह व्यक्ति जीवन बीमा बेच रहा है या गड्ढे खोद रहा है। निश्चित सशक्त विचार मस्तिष्क की बायोकेमिस्ट्री को बदल सकता है। इसके बाद मस्तिष्क का नजरिया इस तरह का हो जाता है कि वह असफलता या पराजय जैसी कोई चीज को पहचानता ही नहीं है। जैसा कार्नेगी अक्सर कहते थे, ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वे अपनी राह की बाधाओं को तो देखते हैं, लेकिन वे उस आध्यात्मिक शक्ति को नहीं देख पाते हैं जिससे वे उन बाधाओं को हटा सकते हैं। मुझे वह समय अच्छी तरह याद है जब मैंने यह पहचाना कि मेरे पास भी आध्यात्मिक शक्तियां मौजूद हैं। और अजीब बात यह है कि ऐसा उसी पुस्तक यानी थिंक एंड ग्रो रिच के कारण हुआ, जिसकी वजह से एडवर्ड पी चेज को प्रेरणा मिली और वे अपने व्यवसाय में सफलता के शिखर पर पहुंचे। मेरी पत्नी सार्वजनिक पुस्तकालय से यह पुस्तक लेकर आई और उसने मुझे इसे पढ़ने को कहा। पुस्तक को छूते ही मुझे प्रेरणा का एक अजीब रोमांच महसूस हुआ। परिणाम यह हुआ कि मैं उसी समय पुस्तक पढ़ने बैठ गया। पहला अध्याय पूरा होने से पहले ही मैं जान गया कि यह पुस्तक किस्मत ने मेरे पास भेजी थी। मैं उसे लेकर बिस्तर पर गया और सोने से पहले मैंने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। अगली सुबह मैं एक नए व्यक्ति के रूप में जागा। मेरा सचमुच पुनर्जन्म हुआ था। अनिर्णय और शंका अब मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए थे। इस विचार की बदौलत 6 साल में मैंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया और उन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। अंत में मैंने दूसरों के साथ अपनी संपत्ति बांटने की कला अच्छी तरह सीख ली। मैंने सभी बाहरी दौलतें भी हासिल कर ली। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपने सच्चे स्वरूप को भी खोज लिया, जिसके बारे में मैं पहले जानता ही नहीं था। मैंने 9 आदतों के अस्तित्व को भी खोजा जो मेरे हर काम में मुझे राह दिखाने लगी। मैं अपनी बदली हुई जिंदगी से बहुत खुश था। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं इस पुस्तक के लेखक से मिलूं और अपनी खुशकिस्मती के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूं। उन्हें खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने की तरह था, क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे और उनसे संपर्क होना मुश्किल था। उनका प्रकाशक मुझे उनका पता नहीं दे पाया, इसलिए मैं एक पते से दूसरे पते तक उन्हें खोजता रहा। आखिरकार मैंने उनका पता लगा लिया, हालांकि इसके लिए मुझे 3 बार महाद्वीप पार करना पड़ा। लेखक से मिलने की मेरी तीव्र इच्छा खास तौर पर इसलिए थी क्योंकि मेरा अनुमान था कि उन्होंने सफलता का अपना पूरा ज्ञान थिंक एंड ग्रो रिच में प्रस्तुत नहीं किया होगा। मेरा यह अनुमान सही निकला, क्योंकि मुझे पता चला कि उन्होंने इस पुस्तक में व्यक्तिगत सफलता के 17 सिद्धांतों में से सिर्फ 3 सिद्धांतों का ही जिक्र किया था। उन्होंने एक बिल्कुल नया कोर्स लिखा था जिसमें सभी 17 सिद्धांत बताए गए थे। 1 मील ज्यादा दूर तक जाने के सिद्धांत पर मेरा प्रबल विश्वास है। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए मैंने लेखक को राजी कर लिया कि वे मुझे जिंदगी में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा करने दें। मेरा लक्ष्य उनकी फिलॉसफी को इस दुखी संसार में ऐसे समय पहुंचाना था जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने लेखक से कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बजाय इस फिलॉसफी का लेखक होना ज्यादा पसंद करता हूं, और उसके बाद दुनिया की सारी दौलत का स्वामी बनने के बजाय मैं इसे दुनिया तक पहुंचाना पसंद करता, और लेखक ने मुझे इसकी अनुमति दे दी। मैंने कई तरीकों से यह काम किया। सबसे पहले तो मैंने इस फिलॉसफी के आधार पर रेडियो कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई जो सप्ताह में कई बार प्रसारित होते थे। फिर मैंने इस फिलॉसफी के सबक छापकर देश भर के न्यूज स्टैंड्स और बुक स्टोर्स में पहुंचाए। फिर मैंने वीडियो और डीवीडी के माध्यम से इसका इस तरह विश्लेषण किया कि इसे कंपनी की बैठकों में प्रस्तुत किया जा सकता था। इन्हें मैंने मैनेजमेंट के सहयोग से वितरित किया। इसके अलावा देश भर में प्राइवेट स्टडी क्लब भी गठित हुए जिनमें वीडियो और पुस्तकों से इस फिलॉसफी का प्रचार किया गया। इस देश की धार्मिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना मेरा लक्ष्य था ताकि यह फिलॉसफी उनके सदस्यों तक भी पहुंच सके। मैंने फिलॉसफी के लेखक से बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखने की बात भी कर ली है जिसमें यह फिलॉसफी इस तरह से प्रस्तुत की जाएगी ताकि यह बच्चों की कल्पना को जकड़ ले। यह पुस्तक बुक स्टोर्स के माध्यम से वितरित की जाएगी और इसका प्रयोग पब्लिक स्कूल्स में भी किया जा सकता है। इसके अलावा
मौका मिलने पर मैं दूसरे तरीकों से भी योगदान देना चाहूंगा। मैं इस फिलॉसफी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह मुझे एक ऐसे मस्तिष्क की आंतरिक कार्यविधि उजागर करने का अवसर मिला जो जिंदगी में एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य से प्रेरित हुआ था। हालांकि काम बहुत बड़ा था, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मुझे इस काम से प्रेम था। मेरा पारिश्रमिक या पुरस्कार लगातार बढ़ रहा है। यह रहस्य सिर्फ उसी व्यक्ति को मालूम होता है जिसने दूसरों के साथ अपने नियामतें बांटकर दौलत हासिल करने का रास्ता खोजा है। संपत्तियां, जिंदगी की असली संपत्तियां उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में उन्हें बांटा जाता है और उनसे दूसरों को लाभ पहुंचाया जाता है। मैं जानता हूं कि यह सच है क्योंकि मैं बांटकर अमीर बना हूं। मैंने जब भी किसी को किसी भी तरह से लाभ पहुंचाया है तो बदले में मुझे किसी न किसी स्रोत से उसका 10 गुना लाभ मिला है। दूसरों के साथ अपनी संपत्ति बांटते समय मैं श्रेय पाने की आशा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं गुप्त रूप से दान देता हूं, सिवाय उन दुर्लभ अवसरों के जब नाम बताना अनिवार्य हो। अपने नाम की प्रशंसा चाहने के बजाय मैं दूसरों की उपयोगी सेवा करके अपनी आत्मा की प्रशंसा चाहना ज्यादा पसंद करता हूं। जो दौलतें मैं देता हूं उनसे मेरी अपनी दौलत और अस्तित्व में वृद्धि होती है। सबसे अजीब सच्चाइयों में से एक यह है, अपनी समस्याओं को सुलझाने का सबसे अचूक तरीका यह है अपनी समस्याओं को सुलझाने का सबसे अचूक तरीका यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके सामने आपसे भी बड़ी समस्या हो और फिर उसकी समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करें। इस तरह आप 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेते हैं। यह एक आसान फार्मूला है, लेकिन इसमें जादू है और यह हमेशा सफल होता है। बहरहाल, इस फार्मूले की शक्ति के बारे में आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप इसे अपना लें और इस पर अमल करें। फिर आपको इसके शक्तिशाली होने के बारे में किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। आप पाएंगे कि आपके पास बहुत से नए अवसर आ गए हैं। आप अपने पड़ोसियों या साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर फेलोशिप क्लब शुरू कर सकते हैं और उस समूह के लीडर व टीचर बन सकते हैं। यहां आप एक और महान सच्चाई जानेंगे कि व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांत सीखने का सबसे अच्छा तरीका इन्हें दूसरों को सिखाना है। जब व्यक्ति कोई चीज सिखाता है तो वह उस विषय के बारे में ज्यादा सीखता है। आप अब इस फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, लेकिन आप इसे दूसरों को सिखाकर ही इसके मास्टर बन सकते हैं। इस तरह आपका पारिश्रमिक पहले से ही सुनिश्चित है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है कि आप दूसरों की मदद करें, शांति और सामंजस्य बढ़ाने में उनकी सहायता करें और इस तरह अपनी पहचान खोजें। जो मैनेजर इस फिलॉसफी के आधार पर अपने सहयोगियों को मार्गदर्शन देगा, उसे उनका पूरा विश्वास और सहयोग मिलेगा। अगर जिंदगी में आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है, तो उसे बनाने का अवसर यही है। आप जहां हैं वहीं से शुरू कर दें। यह फिलॉसफी उन लोगों को सिखाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। वह समय आ गया है जब पड़ोसी की व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने में मदद करना न सिर्फ परोपकार है, बल्कि यह आत्म संरक्षण के लिए भी जरूरी है। अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आप उसे बुझाने जाएंगे, भले ही आपके उससे दोस्ताना संबंध न हो, क्योंकि सामान्य बुद्धि यह कहती है कि इस तरह से आप अपने घर को जलने से बचा लेंगे। दूसरी तरफ जिंदगी की सशक्त फिलॉसफी वाले लोग खुद को इतने सारे अवसरों से घिरा पाएंगे जो 1 दशक पहले अस्तित्व में ही नहीं थे। जो लोग किसी निश्चित प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे ऐसी मुश्किलों से निपट सकते हैं जिनसे आम आदमी नहीं निपट सकता। आज और आने वाली कल की दुनिया के अधिक लाभकारी अवसर उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने खुद को लीडरशिप के लिए तैयार किया है। और लीडरशिप के लिए सशक्त फिलॉसफी की नींव सबसे जरूरी होती है। तुक्का मार लीडरशिप के दिन अब लद चुके हैं। आज की बदलती दुनिया में लीडरशिप के लिए कुशलता, तकनीक और मानवीय समझ की जरूरत है। अगर आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है तो जांच करें, यह पता लगाएं कि आप इस बदलती दुनिया में कहां पर हैं। खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करें और उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अगर मैं ऐसा कर सकता तो निसंदेह मैं आपके लिए एक ऐसा निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुन देता जो हर तरीके से आपकी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप होता। इसके अलावा
मैं आपके लिए एक ऐसी आसान योजना भी बना देता जिस पर अमल करके आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाते। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा लाभकारी काम कर सकता हूं। मैं आपको यह सिखा सकता हूं कि आप यह काम खुद कैसे करें। आप जिस विचार की खोज कर रहे हैं वह रास्ते में कहीं पर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। इस फिलॉसफी के अधिकांश विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही हुआ है। जब वह विचार आएगा तो आप उसे पहचान लेंगे, क्योंकि वह इतनी शक्ति के साथ आएगा कि आप उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। ऐसा अवश्य होगा, बशर्ते आप सचमुच गंभीरता से इसकी तलाश कर रहे हों। इस फिलॉसफी का एक अति सूक्ष्म पहलू यह भी है कि यह नए विचारों की प्रेरणा देती है। यह प्रगति के ऐसे अवसर उजागर करती है जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया गया था, और यह व्यक्ति को अपनी पहल शक्ति के माध्यम से ऐसे अधिकांश अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। इस फिलॉसफी का यह गुण संयोग का परिणाम नहीं है, यह तो एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के अपने विचारों से जो अवसर उत्पन्न होते हैं वे दूसरों से उधार लिए गए विचारों से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। व्यक्ति अपने उपयोगी विचार जिस स्रोत से उत्पन्न करता है वहां से आवश्यकता पड़ने पर वह अतिरिक्त विचार भी हासिल कर सकता है। ऐसे स्रोत तक पहुंचना बहुत लाभदायक है जहां से विचार उत्पन्न करने की प्रेरणा मिल सके। हालांकि आत्मनिर्भरता एक अनमोल संपत्ति है, लेकिन एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको दूसरे मस्तिष्कों के संसाधनों का उपयोग करने की जरूरत होगी, और वह समय निश्चित रूप से उन लोगों के जीवन में आता है जो सफलता के ज्यादा ऊंचे स्तरों पर लीडर बनना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको वे साधन बताऊंगा जिनके द्वारा व्यक्तिगत शक्ति हासिल की जा सकती है। निश्चित लक्ष्यों को पाने के लिए कई मस्तिष्कों के सामूहिक प्रयोग द्वारा यह शक्ति पाई जा सकती है। इसी तरीके से एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील युग का सूत्रपात किया था। उन्होंने अमेरिका के महानतम उद्योग को आकार दिया। हालांकि शुरुआत में उनके पास कोई पूंजी नहीं थी और उनकी शिक्षा भी बहुत कम थी। शिक्षा, पूंजी या तकनीकी कुशलता की कमी से आपको हताश नहीं होना चाहिए। जिंदगी में अपना प्रमुख लक्ष्य बनाते समय आप इस कमी को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि यह फिलॉसफी आपको एक ऐसा तरीका बताएगी जिससे औसत योग्यता वाला व्यक्ति भी हर तार्किक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यह आपके लिए बस एक ही काम नहीं कर सकती है, और वह है आपका लक्ष्य चुनना। यह काम आपको खुद करना होगा, लेकिन जब आप अपना लक्ष्य बना लेंगे तो यह फिलॉसफी उसे पाने का अचूक तरीका बता सकती है। यह एक ऐसा वादा है जिसकी कोई शर्त नहीं है। मैं आपको यह तो नहीं बता सकता हूं कि आप क्या चाहें या कितनी सफलता चाहें, लेकिन मैं आपको वह फार्मूला बता दूंगा जिससे आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपकी प्रमुख जिम्मेदारी यह पता लगाना है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, आप कहां जा रहे हैं, और वहां पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे कोई दूसरा नहीं ले सकता, यह आपको ही लेनी होगी। लेकिन टालमटोल के कारण 100 में से 98 लोग इस जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं। यही प्रमुख कारण है कि 100 में से सिर्फ 2 ही लोग सफल लोगों की श्रेणी में आते हैं। सच तो यह है कि सफलता निश्चित लक्ष्य से शुरू होती है। अज्ञानी लोगों को यह बहुत बड़ा वादा लग सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा जो अनिर्णय के जाल से बाहर निकल चुका है और जिसने जिंदगी में एक निश्चित लक्ष्य चुन लिया है। मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह बात कह रहा हूं। बुरी तरह असफल होने के बाद मैंने खुद को बदलकर अद्भुत रूप से सफल बनाया है, और इसलिए मुझे आपको यह आश्वासन देने का अधिकार है कि अगर आप इस फिलॉसफी के नक्शे का अनुसरण करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुन लेने के बाद अगर आपके करीबी रिश्तेदार या दोस्त आपको सपने देखने वाला कहें तो हताश न हों। बस इतना याद रखें कि सपने देखने वाले मानवीय प्रगति के जनक हैं। उन्होंने हमें अमेरिकी पूंजीवाद का महान तंत्र दिया है। उन्होंने हमें हमारी सबसे बड़ी संपत्ति दी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार और अपनी इच्छा अनुसार सपने देखने का अधिकार। उन्होंने हमें दुनिया की महानतम वायुसेना और महानतम नौसेना दी है। उन्होंने सभ्यता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है और अमेरिकी जीवन शैली को इतना उत्कृष्ट बना दिया है कि बाकी की दुनिया इससे ईर्ष्या करती है।
इसलिए सपने देखने में किसी को भी हतोत्साहित न करने दें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि आपके सपने निश्चित लक्ष्य पर आधारित हों और आप उन्हें साकार करने के लिए काम भी करें। सफल होने की आपकी संभावना उतनी ही है जितनी कि आपसे पहले आने वाले लोगों के पास थी। कई मामलों में आपके सफल होने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांतों का ज्ञान है, जो अतीत के लाखों सफल लोगों को मुश्किल से और बहुत देर से मिले थे। जो लोग समझदार होते हैं वे अपनी अधिकांश दौलत उदारता से बांटते हैं। वे लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं और गलत लोगों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। और जब वे अपने लक्ष्यों तथा योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर वे ऐसा शब्दों के बजाय कर्म द्वारा करते हैं। समझदार ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ सुनकर ही आप कोई मूल्यवान चीज सीख सकते हैं, जबकि बोलकर आप कुछ नहीं सीख सकते हैं, सिवाय इसके कि ज्यादा बोलना मूर्खता का लक्षण है। भाषा द्वारा विचार का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा लोग उपयोगी ज्ञान पाते हैं, निश्चित प्रमुख लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाते हैं और उन योजनाओं को पूरा करने के तरीके खोजते हैं। और राउंड टेबल चर्चा करना एक उत्कृष्ट आदत है जिससे आप बड़ी सफलता पा सकते हैं, लेकिन यह उन निरर्थक चर्चाओं से बहुत अलग होती है जिनमें कई लोग हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं। एक बार फिर समय हमें लंच के लिए रुकने पर मजबूर कर रहा है। जब आप लंच करने के बाद लौटेंगे तो मैं आपको एक सुरक्षित तरीका बताऊंगा जिससे आप दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान इस विश्वास से कर सकते हैं कि आप जितना देंगे आपको बदले में उतना या उससे ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से आप न सिर्फ अपनी सबसे प्रिय योजनाओं के बारे में खुलकर बोल सकेंगे, बल्कि आपको ऐसा करने से लाभ भी होगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अमीरी की चाबी आपके हाथ में। अध्याय 5। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत। HindiAudiobook.com। लंच रूम में रोमांच का माहौल था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में शामिल लोग सुबह से की बातों पर बातचीत कर रहे थे। वे एक बारे में सहमत थे कि निश्चित लक्ष्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा करके कोई भी समर्पित व्यक्ति सफलता की राह पर पहुंच सकता है। वक्ता ने सबसे यह वादा किया था कि वह दोपहर के सत्र में इस विषय पर आगे मार्गदर्शन देगा। अब तक इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले ज्यादातर लोग टेप रिकॉर्ड, नोटबुक और अन्य कई चीजें लाने लगे थे ताकि वक्ता की समझदारी भरी बातें याद रख सकें। हाल में लौटने पर श्रोता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि टेबल पर हाथ से लिखे नोट कार्ड रखे थे और उनमें से प्रत्येक पर हर श्रोता का नाम लिखा था। सभी पर लिखा था, अगर आप 1 मील ज्यादा आगे तक जाएंगे तो आपको और दूसरों को निश्चित रूप से बहुत से पुरस्कार मिलेंगे। नोट कार्ड पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन सब समझ गए कि यह किसने लिखा होगा। सब इस बात से प्रभावित हुए कि वक्ता ने हर व्यक्ति के लिए समय निकाला था। उसके इस भावनात्मक कार्य से हर व्यक्ति अगले सिद्धांत को सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक हो गया। श्रोताओं के बैठने के बाद वक्ता पर्दे के पीछे से बाहर आए। वे हाल में बैठे श्रोताओं को देखकर खुलकर मुस्कुराए। यह साफ नजर आ रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा था और उसका उत्साह सचमुच प्रेरक था। उसने कहना शुरू किया, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की इच्छा जिंदगी के सभी क्षेत्रों और व्यवसायों में सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि इंसान को जितना पैसा मिले उसे उससे ज्यादा तथा बेहतर सेवा करना चाहिए और सकारात्मक नजरिए से करना चाहिए। इस सिद्धांत के विरोध में आप एक भी दमदार तर्क नहीं खोज सकते। चाहे आप कहीं भी खोज लें, आपको ऐसा कोई तर्क नहीं मिलेगा। आपको स्थायी सफलता का ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें कुछ हद तक इसका इस्तेमाल न हुआ हो। यह सिद्धांत इंसान ने नहीं बनाया है, यह तो प्रकृति का नियम है। इंसान से निचले स्तर के हर प्राणी को जीवित रहने के लिए इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए विवश होना पड़ता है। कई लोग इस सिद्धांत की अवहेलना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर वे स्थायी सफलता का आनंद नहीं ले सकते हैं। यह देखें कि फसल उगाने के काम में प्रकृति इस सिद्धांत पर किस तरह चलती है। किसान 1 मील ज्यादा आगे तक जाता है
उसे फसल मिलने से पहले सही समय पर जमीन तैयार करनी पड़ती है, जोतना पड़ती है, बीजना पड़ता है और इन सब कामों से पहले उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। लेकिन यह भी देखें कि अगर किसान प्रकृति के नियम के सामंजस्य में अपना काम करता है और पर्याप्त मेहनत करता है तो फिर प्रकृति आगे का काम करती है और बीज को अंकुरित करके फसल में बदल देती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करें। किसान मिट्टी में गेहूं या मक्के का बीज बोता है, प्रकृति उस एक दाने के बदले में शायद उसे 2 दाने देती है और इस तरह बढ़ते हुए लाभ के नियम से किसान को फायदा पहुंचाती है। प्रकृति 1 मील ज्यादा आगे तक जाती है और हर चीज का जरूरत से ज्यादा उत्पादन करती है। आपातकालीन स्थिति और बर्बादी का ध्यान रखते हुए प्रकृति ज्यादा मात्रा में फसल पैदा करती है। उदाहरण के लिए पेड़ों पर लगे फल। मित्रों, आ वीडियो पसंद आयो हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेर करो।